हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी BL त्रिवेदी। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार यूपीएससी प्री में 2020 में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी में जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ साथ करंट अफेयर पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपने इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अच्छे से एनालाइज किया है, तो इसका मतलब आपके आराम से 20 में से 15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर आपकी अप्रोच सही है और आप नेगेटिव मार्किंग कम करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उसके हमने MCQ टाइप तैयार किए हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है सांसद निधि से। प्रश्न ये है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक तो होता है सत्य कथन की पहचान कीजिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी जो गलत है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला दे रखा है कि इसकी शुरुआत 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी, यानी भारत के सांसदों को जो शुरुआत में 5 लाख रुपए मिलते थे अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसके बाद 2 करोड़ रुपए हुए और वर्तमान में जो 5 करोड़ रुपए हैं, ये कह रहा है कि इसकी शुरुआत 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी। आपको ये पता लगाना है कि ये आंसर सही है या गलत है। अगर सही है तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा कह रहा है इसमें आवश्यक निधि आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जो इसमें पैसा चाहिए वो आंशिक रूप से मतलब थोड़ा पैसा भारत सरकार देती है और बाकी या तो वर्ल्ड बैंक या फिर राज्य सरकारें देती है, एग्जाम्पल के तौर पर। यानी भारत सरकार का 100% पैसा नहीं लगा हुआ है सांसद निधि में, ऐसा ऑप्शन बी कह रहा है। अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है करके आपको आगे बढ़ना है। ऑप्शन सी ये कह रहा है कि इस समय प्रति सांसद 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूं, पहले 5 लाख रुपए से ये योजना शुरू की गई थी, उसके बाद 2 करोड़ रुपए हुए और वर्तमान में 5 करोड़ रुपए सांसदों को प्रदान किए जाते हैं। हालांकि लॉकडाउन को देखते हुए इसमें 30% की कमी भारत सरकार के द्वारा हाल ही में की गई है। 1 साल बाद वो पैसा वापस सांसदों को मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 को देखते हुए इसका काम सांसद के द्वारा इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था किए जा सकता है। यानी कहने का मतलब जो ऑप्शन डी है वो ये कह रहा है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जो देश के सांसदों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MPs को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, क्या वो उसको अभी हाल ही में कोविड-19 को देखते हुए इंफ्रारेड थर्मामीटर में खर्च कर सकता है? अगर यस तो डी सही है, गलत तो फिर डी गलत है। अब आपको चारों में से ऑप्शन की सही और गलत की पहचान करनी है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है क्योंकि 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के खुद भी कई बार बोल चुका हूं। अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो इसकी शुरुआत 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुई थी। यह भी बिल्कुल सही है। यानी सांसद निधि की शुरुआत 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में की गई थी। यह भी बिल्कुल सही है। जब हमारे यहाँ 1991 में LPG पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा देश को फॉरेन करेंसी क्राइसिस से निकाला गया था और ग्लोबलाइजेशन का दौर भारत में शुरू हुआ था। हालांकि राजीव गांधी के काल से ही शुरू हो चुका था, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या को देखते हुए हमें अपने मार्केट को विदेशी कंपनियों के लिए खोलना पड़ा और एक नव उपनिवेशवाद में शामिल होना पड़ा। तो 1993 में सांसदों को भारत के क्षेत्रीय विकास के लिए पैसा देने की प्रथा जो है वो शुरू हुई ताकि वो विकास कर सके। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए सही है और सी सही है। बात करते हैं बी की। तो ये कह रहा है कि आवश्यक निधि आंशिक रूप से यानी थोड़ा पैसा, कम पैसा भारत सरकार देती है, जो पूरी तरह से गलत है क्योंकि इसमें पूरा पैसा जो है वो भारत सरकार देती है, आंशिक रूप से नहीं देती है, सारा पैसा भारत सरकार देती है। तो ये जो आपका बी कथन है वो बिल्कुल गलत है। अब गलत कथन की पहचान कीजिए, यही तो ये बोल रहा है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 को देखते हुए सांसदों के द्वारा जो
निधि खर्च की जाती है उसका एक एरिया और जोड़ दिया गया है और वो है इंफ्रारेड थर्मामीटर, या कोविड-19 की रोकथाम के लिए वो अपनी इस निधि या पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रश्न संख्या 1 जो हम अभी पढ़ रहे हैं, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसमें आंसर क्या है? तो इसमें आंसर है सी, जो गलत है, बाकी सब सही है। तो बाकी सब आपको याद करने हैं, बाकी सब सही है, और बाकी जो गलत है उसमें मैं कह देता हूं कि आंशिक रूप से नहीं, पूर्णतः भारत सरकार के द्वारा सारा पैसा पे किया जाता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं हम कि ये क्या है और कब से शुरू हुई थी, ताकि आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अगर हम बात करें सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में, तो इसका पूरा नाम इंग्लिश में होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, और इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 1993 में की गई थी। 23 दिसंबर 1993 में। कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? तो मैं बता चुका हूं, पीवी नरसिम्हा राव के समय। अगर आगे बात करें तो इसमें लिखा हुआ है साफ रूप से कि पूर्ण रूप से भारत सरकार के द्वारा सांसदों को 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं, किसी की बिना मदद लिए हुए। सारा खर्चा भारत सरकार करती है, 5 करोड़ रुपए प्रति सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिए जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को 23 दिसंबर 1993 में नरसिम्हा राव के काल में शुरू किया गया था, और पूरी तरह से भारत सरकार इसमें अपना पैसा लगा के प्रत्येक सांसद 5 करोड़ रुपए देती है, ताकि क्षेत्रीय विकास किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा सके, पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क आदि के कार्यों में इसको पैसे को खर्च किया जा सकता है। अब इसके ऊपर निगरानी कौन रखता है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, निगरानी तंत्र सांसद निधि पर जो है वो है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। यानी केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो इस संसद की सांसद निधि पर अपनी नजर रखता है और निगरानी तंत्र स्थापित करता है। नेक्स्ट, इस योजना की धनराशि को लोकसभा सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र में कहीं भी, और राज्यसभा सांसदों को अपने राज्य में कहीं भी, और मनोनीत सांसदों को देश में कहीं भी विकास कार्यों में आवंटित कर सकता है। यानी कहने का मतलब, जो सांसद निधि योजना में प्रत्येक देश के सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, उनको ये जो 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसमें अगर लोकसभा का कोई सांसद है तो उसे अपने चुनाव क्षेत्र में इसे खर्च करना होता है। राज्यसभा का अगर कोई सांसद है तो उसे अपने राज्य में, राजस्थान का सांसद है तो अपने राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश का है तो हिमाचल प्रदेश में इस पैसे को खर्च कर सकता है। लेकिन चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसमें जो भी मनोनीत सदस्य हैं सांसद, वो देश भर में कहीं भी इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। यानी लोकसभा सांसद को अपने चुनावी क्षेत्र में 5 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, राज्यसभा सांसद को अपने राज्य में खर्च करना पड़ेगा जिस राज्य से वो बिलोंग करता है। लेकिन जो मनोनीत सांसद है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं और 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा भारत का स्थायी सदन है, 2/3 लोग हमेशा चेंज होते रहते हैं, और लोकसभा भंग होती है हर 5 साल के बाद। 2024 में जैसे वापस चुनाव है, और पहला चुनाव जो भारत में हुआ था लोकसभा का, वो 1952 में हुआ था, पहली बार लोकसभा चुनाव। खैर, नेक्स्ट, संसद सदस्य जिस जिले को नोडल जिले के रूप में चुनता है, उसकी सूचना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को प्रदान की जाती है और उस जिले के जिला अधिकारी को दी जाती है। यानी कोई संसद सदस्य सोचेगा कि मुझे उदयपुर में पैसा खर्च करना है, चंडीगढ़ में करना है, पटना में करना है, या फिर हमें वाराणसी में करना है, तो उसकी सूचना एक तो वो सांख्यिकी कार्यालय कार्यक्रम मंत्रालय को देगा, और दूसरा उस जिले के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी को देगा कि मुझे ये पैसा खर्च करना है इस क्षेत्र में, तो आप सिग्नेचर कर दीजिए। नेक्स्ट, यदि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 से अधिक जिले में फैला हुआ है तो संसद सदस्य को किसी भी एक जिले को अपने नोडल जिले के रूप में चुनना होता है। यानी अगर कोई सांसद ऐसे जिले से चुनकर आया है जिसका कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 से अधिक जिलों में आता है, तो भी उसे एक जिला चुनना पड़ेगा और उस डीएम के साथ मिलकर उस पैसे को खर्च करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पैसा मिलता है वो कैसे और कहां खर्च कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न से पहले एक चीज और है जो यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, इस बार जो इसमें चेंजेस किए गए उसके बारे में उसको भी पढ़ लेते हैं कि जो सांसद निधि है इसके बारे में भारत सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से संबंधित कुछ चेंजेस किए हैं कि इंफ्रारेड थर्मामीटर में इस पैसे को खर्च किया जा सकता है और उसके साथ ही चिकित्सा कर्मचारी जो भी हैं उनकी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के लिए जैसे पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट के लिए भी इस पैसे को खर्च किया जा सकता है। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे पर स्कैनर लगाना, कैमरा लगाना, थर्मल इमेजिंग लगाना, इसके लिए भी इस पैसे को खर्च किया जा सकता है। और जो कोरोना परीक्षण किट है इसमें भी इस पैसे को खर्च किया जा सकता है। आईसीयू वेंटिलेटर खरीदने के लिए भी इस पैसे को खर्च किया जा सकता है। और जो क्वारंटीन वार्ड, आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जा रहे हैं कोरोना मरीजों के लिए, उसमें भी इस पैसे को खर्च किया जा सकता है। और फेस मास्क, दास्ताने, सैनिटाइजर इत्यादि के लिए भी इस पैसे को खर्च किया जा सकता है। यानी वर्तमान में जो कोविड-19 पिछले 6 महीनों से लॉकडाउन की कंडीशन में लोगों को परेशान कर रहा है, इसकी वजह से भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कोविड-19 से संबंधित जो भी चीजें हैं उसमें भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाने वाले 5 करोड़ रुपए को खर्च करने की बात कही है। और ये एरियाज हैं जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने पैसे को खर्च कर सकता है। यह प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलने वाले 5 करोड़ रुपए का इतिहास के बारे में बताया, वो कहां खर्च कर सकते हैं, किसकी अनुमति से खर्च कर सकते हैं और वर्तमान में इसमें क्या सुधार किया गया है और क्या नई चीजें शामिल की गई है वो भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, डिजिटल टैक्स किस पर लगाया जाता है? ए, सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता, यानी आप अगर सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं उस पर, या फिर राज्य सरकारों के ऊपर जो इसको चलवाती है, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के ऊपर, या फिर गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों पर। तो डिजिटल कर के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में अमेरिका की खास करके फेसबुक और व्हाट्सएप और गूगल जैसी कंपनियों ने भारत सरकार के 2% डिजिटल टैक्स के प्रस्ताव का विरोध किया था। भारत सरकार के बारे में कहा जाता है कि भारत सरकार के पास जब पैसों की कमी हो गई तो भारत सरकार ने कंपनियों से पैसा लेने के लिए 2% का डिजिटल टैक्स जो है वो गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों पर लगा दिया, जिसका अमेरिकी कंपनियों ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम उल्टा आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करने के बाद आपके यहाँ रोजगार और उत्पादन की प्रवृत्तियों में शामिल हो रहे हैं और आप हमारे ही ऊपर टैक्स लगा के हमारे ही इनकम और इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करना चाहते हैं। तो उन्होंने 6 महीने का समय मांगा क्योंकि अभी लॉकडाउन भी है। तो भारत सरकार जो प्रपोजल लेके आई थी कि हम 2% का डिजिटल टैक्स लगाएंगे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कंपनियों पर, क्योंकि हमारे पास 130 करोड़ लोग हैं और भारत हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। तो इतनी ज्यादा जब हमारे पास डिमांड है और लोग ज्यादातर सोशल मीडिया पे कभी करीना, कभी कैटरीना और आजकल आप देख ही रहे हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कंगना रनावत के लिए लिखते रहते हैं, बात करते रहते हैं और बौद्धिक परिचर्चाओं में हिस्सा लेते हैं जो कितनी बौद्धिक होती हैं वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतनी ज्यादा मांग है तो उस मांग को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा यहां से पैसा लेने की सोची गई, क्योंकि भारत सरकार के पास लॉकडाउन की परिस्थितियों में खुद के पास पैसा नहीं है और इसीलिए भारत सरकार ने जीएसटी कम आने की वजह से और इस बार -23% जीडीपी देखा गया फर्स्ट क्वार्टर 2020-2021 का जो था उसमें। तो भारत सरकार ने राज्यों को बोला कि जीएसटी कम आ रहा है, आप और कहीं से पैसा लाइए, हम जीएसटी का जितना हमसे बात हो रखी है आपकी उतना पैसा हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो भारत सरकार ने डिजिटल टैक्स के माध्यम से पैसा वसूलने की सोची, लेकिन कंपनियों ने विरोध किया तो 6 महीने के लिए इसको टाल दिया गया है। फ्रांस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फ्रांस ने भी डिजिटल टैक्स गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों पर लगाने की बात की थी, तो इसका विरोध अमेरिकी कंपनियों ने किया था और उसके बाद इस टैक्स को ठंडे बस्ते में फ्रांस के द्वारा भी डाल दिया गया। तो डिजिटल टैक्स जो है वो सोशल मीडिया की जो कंपनीज हैं खास करके उनके ऊपर लगता है, या सर्च इंजन की जो कंपनी है जिसमें आप ज्ञान को सर्च करते हैं, सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, उसके ऊपर लगता है। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न हम लोगों के सामने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीसरा प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी।
दूसरा, इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50%, राज्य सरकार की हिस्सेदारी 35%, प्रायोजित बैंक की हिस्सेदारी 15% होती है। सी, यह बैंक केवल कृषि, पशुपालन, सिंचाई के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। और डी, वर्तमान में भारत सरकार के हाथ इनके पुनः पूंजीकरण के लिए 1340 करोड़ रुपए दिए गए। यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है उसके बारे में यह प्रश्न है, जिसे हम आरआरबी के नाम से जानते हैं। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, जिसकी स्थापना नरसिम्हन कमेटी के द्वारा की गई थी। नरसिम्हन कमेटी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा गांव ग्रामीण क्षेत्र में कब की गई थी? तो महात्मा गांधी जयंती के समय 2 अक्टूबर 1975 में। यानी रीजनल रूरल बैंक जिसकी स्थापना गांवों में की जाती है और जो गांवों के विकास के लिए कार्य करता है, और नरसिम्हन कमेटी जो आई थी उसके आधार पर 2 अक्टूबर 1975 में पहली बार जो रीजनल रूरल बैंक भारत में खोला गया वो था यूपी के अंदर, फैजाबाद के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांवों में खोले जाते हैं, इसको इंग्लिश में रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, और इनकी स्थापना पहली बार भारत में 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी नरसिम्हन कमेटी के द्वारा। और वर्तमान में छोटे छोटे ये जो भी बैंक है आरआरबी, वो 57 है। वर्तमान में 57 बैंक है भारत में। अब इसमें दूसरा ऑप्शन कह रहा है, पहला तो सही हो गया, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50%, राज्य सरकार की हिस्सेदारी 35% और प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी 15% होती है। यह गलत है। कैसे गलत है? तो हिस्सेदारी इसमें गलत बताई गई है परसेंटेज के रूप में, बाकी तीनों शामिल होते हैं, भारत सरकार भी, राज्य सरकार भी, और जो बैंक आरआरबी को खोलना चाहता है वो भी इसमें शामिल होता है। तो तीनों की क्या क्या हिस्सेदारी है इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। भारत सरकार का पैसा रीजनल रूरल बैंक में लगता है 50%, राज्य सरकार का लगता है 15%, और जो बैंक आरआरबी खोलना चाहता है उसका पैसा लगता है 35%। यानी भारत सरकार 50% हिस्सेदारी लगाती है रीजनल रूरल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, राज्य सरकार है 15%, जिस राज्य में वो बैंक खोला जाता है उस राज्य की सरकार है, और जो बैंक इसको खोलता है एसबीआई, एक्सिस बैंक, पीएनबी, वो 35% की हिस्सेदारी इसमें लगाता है। दोस्तों एक्चुअल में हुआ ये कि आजादी के बाद कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा ज्यादातर बैंक शहरों में खोले गए, और जब इंदिरा गांधी के काल में उनको ये पूछा गया कि आप सिर्फ शहरों में खोल रहे हैं तो समावेशी सतत विकास के लिए कैसे संभावनाएं बनेगी, तो बैंकों ने कहा कि हम इसलिए शहरों में खोल रहे हैं क्योंकि गांव में हमारे पास सेविंग नहीं आती, हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है, और गांव के लोग थोड़ा थोड़ा जो 2000-4000 रुपए लेके जाते हैं बोरोविंग करके, उधार लेके लोन के रूप में, वो देते नहीं है, तो हमारा जो एनपीए है वो बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए एनपीए की वजह से हमें डूबने का खतरा बना रहता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब होता है डूबत ऋण, यानी बैंक ने किसी को पैसा दिया और वो पैसा बैंक को लगता है कि अब डूब गया, तो उसे बैंक एनपीए में डाल देता है। अब आप सोचेंगे कि सर एनपीए कब घोषित किया जाता है? तो ध्यान रखिए, जब 90 दिन तक, 90 डेज, 90 दिन तक कोई व्यक्ति या कंपनी, जब 90 दिन तक कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक का मूलधन अथवा ब्याज नहीं दे पाते हैं तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या एनपीए के लिए किसानों के लिए अलग सुविधा है। अगर कोई किसान 2 फसलों के बोने और उनके वापस पकने तक बैंक का मूलधन अथवा ब्याज नहीं देता है तो किसान के पैसे को या अकाउंट को एनपीए में घोषित किया जाता है, और यह मान दिया जाता है कि बैंक के द्वारा कब यह पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा। वापस बोल देता हूं मैं एक बार, एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब होता है कि बैंक को ये लग जाता है कि अब ये पैसा जो हमने इस पर्टिकुलर पर्सन या कंपनी को दिया है ये हमें वापस नहीं मिलेगा, ये डूब गया है, उसे बैंक एनपीए में डाल देती है। अगर कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति या फिर कंपनी बैंक से पैसा लेके जाती है या जाते हैं और उसके 90 दिन तक बैंक को अपनी शकल नहीं बताते, न तो ब्याज देते हैं और ना ही मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाते हैं, और 90 दिन तक गायब रहते हैं बैंक के सामने से, तो बैंक उसको एनपीए मान लेता है और सोच लेता है कि वो आदमी फरार हो गया, अब वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, उसे एनपीए घोषित कर देते हैं, डूबत ऋण घोषित कर देते हैं। लेकिन यही मामला जब किसानों के बारे में आता है तो 2 फसलों के पकने तक की छूट दी जाती है। अगर किसान ने 2 फसलें बोई और 2 फसलें वापस काट भी दी, उसके बावजूद किसान ने पैसा नहीं दिया तो उसे एनपीए घोषित किया जाता है। तो जब इंदिरा गांधी को पता चला कि भाई इनका डर भी वाजिब है,
कि अगर ये गांव में ज्यादा बैंक खोलेंगे कॉमर्शियल बैंक तो इनको दिक्कत होगी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम्हारा सारा पैसा नहीं डूबेगा, कुछ पैसा राज्य सरकार लगाएगी, कुछ केंद्र सरकार लगाएगी, कुछ पैसा तुम लगा के फिर बैंक खोलो। तो तुम जब 35% पैसा लगाओगे, एक्सिस बैंक, पीएनबी इत्यादि को कहा, तो तुम्हारा लॉस भी हो गया तो सिर्फ 35% होगा, 100% नहीं होगा। और इस बात को लेकर आरआरबी की स्थापना हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में की गई ताकि ग्रामीण महिलाओं, पुरुषों, किसानों, मजदूरों और क्षेत्रों को धन या वित्त की व्यवस्था करके वित्त में समावेशन की स्थापना की जा सके और जो फाइनेंस की व्यवस्था है वो सभी लोगों तक पहुंचाई जा सके। खैर, तो बी गलत है। सी, यह बैंक केवल कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई के लिए वित्त की व्यवस्था करता है, यह बात भी गलत है। ये जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक होता है वो केवल कृषि, पशुपालन और सिंचाई के लिए पैसा नहीं देता है, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी पैसा देता है। तो सी भी गलत है। डी, वर्तमान में भारत सरकार के हाथों इसके लिए जो पूंजीकरण किया गया है और बहुत पैसा लगाया गया, 1340 करोड़ रुपए, तो यह बात बिल्कुल सही है। वर्तमान में हाल ही में भारत सरकार ने पिछले 2-3 महीने पहले 1340 करोड़ रुपए पुनर्पूंजीकरण, यानी एक बार तो पूंजी लगा के बैंक बना दिया, वापिस जब वो डाउन होने लगा लॉकडाउन में तो उसको और पैसा दिया सरकार के द्वारा। तो इस बार कितना पैसा दिया गया आरआरबी या रीजनल रूरल बैंकों को? 1340 करोड़ रुपए। तो ये बात सही है। तो ए सही है और डी सही है, यानी पहला सही है और चौथा सही है। ए सही है और डी सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो पहला और चौथा सही है, यानी बी आंसर है इसमें, पहला और चौथा सही है। ठीक है, सही कथन कौन सा है तो आपको पता चल गया होगा। अब आपको जैसे मैंने बताया था आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नरसिम्हन कमेटी के द्वारा 2 अक्टूबर 1975 में की गई। यूपी में पहला बैंक खोला गया। 5 करोड़ रुपए इनकी पूंजीकरण की कैपेसिटी होती है। और आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% पैसा आरआरबी में लगता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% पैसा लगता है, और जो बैंक रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को खोलता है उसका हिस्सेदारी या उसका पैसा 35% लगा होता है। एक बात और ध्यान रखना, आरआरबी का रेगुलेशन कौन करता है? तो आरबीआई करता है, लेकिन इनका फंक्शनिंग यानी संचालन कौन करता है? तो नाबार्ड करता है। यानी आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। किसको? आरआरबी को। भारत का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरआरबी का रेगुलेशन करता है, लेकिन इनका फंक्शनिंग कौन करता है, यानी इनका संचालन कौन करता है आरआरबी का? तो आपको पता चल गया होगा, चलाने का काम नाबार्ड करता है। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में मुंबई में की गई थी। यानी नाबार्ड जो आरआरबी के संचालन का कार्य करता है उसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में मुंबई में की गई थी, और इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह भारत में एग्रीकल्चर को वित्त प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए काम करती है खास करके, और रूरल डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है। एक बात और ध्यान रखना कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम और गोवा को छोड़कर हर जगह पे है। यानी सिक्किम और गोवा में रीजनल रूरल बैंक नहीं है, बाकी पूरे देश में है। सिक्किम और गोवा में रीजनल रूरल बैंक नहीं है दोस्तों, बाकी हर जगह पे है। नेक्स्ट, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं नाबार्ड के बारे में। जैसा मैं बता रहा था, ये चिन्ह है नाबार्ड का, आप देख सकते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया 12 जुलाई 1982 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके रीजनल ऑफिस 28 हैं। मुंबई में तो हेडक्वार्टर है, लेकिन रीजनल ऑफिस नाबार्ड के 28 यानी 28 है। और कौन सी कमेटी के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो शिवारमण कमेटी के आधार पर। तो शिवारमण कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई, लेकिन रीजनल रूरल बैंक की स्थापना नरसिम्हन कमेटी के आधार पर हुई। नरसिम्हन कमेटी, इसके आधार पर आरआरबी खोले गए। लेकिन
जो नाबार्ड है इसकी स्थापना शिवारमन कमेटी के आधार पर की गई। नाबार्ड का पूरा नाम आपको पता ही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र उधारी यानी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के संबंध में असल नहीं है, सॉरी, ये असत्य है, असत्य कथन यानी झूठी बात, गलत कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन इसमें से गलत है ये आपको पहचानना है चौथे में। ए, प्राथमिक क्षेत्र में हाल ही में सरकार के द्वारा स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा को शामिल किया गया है, अक्षय ऊर्जा को शामिल किया गया है। बी, पीएसएल प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में बैंकों के कुल ऋण का 40% होता है। सी, पीएसएल से भारतीय शहरी समाज के ग्रामीण समाज की बराबरी करने का अवसर मिलेगा, यानी भारत का जो शहरी समाज है उसे प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग से भारत का जो ग्रामीण समाज है उसकी बराबरी करने का अवसर मिलेगा, यह गलत है, सी गलत है। एक्चुअली इसका उल्टा है, शहरी समाज को प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग से गांवों की बराबरी करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि गांवों के समाज को शहरी समाज की बराबरी करने का मौका मिलेगा। अभी समझेंगे कैसे, और पीएसएल किसे कहते हैं ये भी समझेंगे। डी, पीएसएल से कृषकों को वित्त की सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो ए, बी, डी सही है, सी गलत है इसमें। तो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग या प्राथमिक क्षेत्र उधारी में आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाल ही में सरकार के द्वारा स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा को भी इसमें शामिल किया गया है, और प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग बैंकों का कुल 40% हिस्सा होती है जो उन्हें गरीब कमजोर वर्गों को क्षेत्रों को प्रदान करना होता है एक फाइनेंशियल ईयर में। आगे और समझते हैं इसके बारे में डिटेल में, क्या है माजरा। ये प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो इस तरह की एक लेंडिंग होती है जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, ये देख सकते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, उनको बोला है कि 40% आपकी कुल उधारी का कम से कम आपको गरीबों, मजदूरों, श्रमिकों, एग्रीकल्चर इत्यादि को प्रदान करना पड़ेगा एक साल में। वापस सुन लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत के जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल बैंक हैं, शेड्यूल बैंक मतलब वो बैंक जिनका वर्णन आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में किया गया है। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिन बैंकों का नाम लिखा गया है उन्हें शेड्यूल बैंक कहते हैं। और कॉमर्शियल बैंक तो आप जानते ही हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो। तो शेड्यूल बैंक और कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह बोला गया है कि कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर में आप जितना भी पैसा अपना उधार देते हो गरीबों को, उद्योगपतियों को, मजदूरों को, एग्रीकल्चर को या हेल्थ सेक्टर को या फिर एजुकेशन सेक्टर को, उसमें से कम 40% पैसा ऐसे लोगों, ऐसे क्षेत्रों को उधार देना पड़ेगा जो गरीब हैं, जो क्षेत्र कमजोर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो विकलांग व्यक्ति हो, चाहे वो एससी एसटी महिला हो, या फिर चाहे वो प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन ही क्यों ना हो, उसके लिए आपको ये पैसा देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और साथ में भारत सरकार ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है और रीजनल रूरल बैंक है, जिसके बारे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में अभी हाल ही में हमने पढ़ा है, उनके लिए बोला कि तुम्हारे लिए सीमा 40% नहीं है, तुम्हारे लिए 75% है। यानी जिन बैंकों में मोस्टली हमारे खाते हैं वो 40% पैसा गरीबों को देंगे, जितना भी उधार देते हैं उसका। लेकिन जो आरआरबी है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके लिए बोला गया है कि आप कम से कम 75% पैसा गरीबों, मजदूरों, किसानों और पिछड़े हुए क्षेत्रों को देंगे एक साल के अंदर, उधार के रूप में, लोन के रूप में। और वैसे भी आरआरबी और एसएफबी यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक तो होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो उनका पैसा तो ज्यादातर गांवों में वैसे ही चला ही जाता है। अब इसमें फॉरेन बैंक के लिए क्या कहा गया है, इसको ध्यान रखना है कि फॉरेन बैंक ऐसे जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांच है, उनको भी 40% पैसा देना पड़ेगा। 40% प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग जो है वो फॉरेन बैंकों के लिए भी आती है। 20 से ज्यादा जिनकी ब्रांच है
उनको 40% पैसा जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर हमारे देश में गरीबों, मजदूरों, किसानों और पिछड़े हुए क्षेत्रों को देना पड़ेगा। अब जिनके 20 से ज्यादा ब्रांच है फॉरेन बैंक की भारत में, वो तो 40% दे देंगे, लेकिन बात आती है कि ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांच ही भारत में 20 से कम है, तो उसको बोला गया कि भाई तुम धीरे धीरे बढ़ाओ प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। कैसे? तो देना तो तुम्हें भी पड़ेगा। तो 2015-16 में बोला गया कि तुम 32% दो अपनी टोटल लेंडिंग का पीएसएल के अंतर्गत। उसके बाद 2016-17 में बोला गया 2% और बढ़ा के दो, 34%। फिर 17-18 में बोला गया 36%, 2% और बढ़ाओ। फिर 18-19 में बोला गया 38%, 2% और बढ़ाओ। और 2019-20 में बोला गया कि 40% तक हासिल करो। तो 2019-20 अभी चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय तक जब हम ये क्लास पढ़ रहे हैं, तो अब बाहर का विदेशी बैंक कोई भी हो जिसके 20 से ज्यादा ब्रांच हो भारत में या 20 से कम ब्रांच हो, उसे प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा और उसे अपनी टोटल कुल उधारी का 40% हिस्सा देश के गरीबों, कमजोर इत्यादि वर्गों और क्षेत्रों को प्रदान करना पड़ेगा। समझ गए बात को? चलिए अब बात करते हैं कि एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एक्सिम बैंक, मुद्रा बैंक, सिडबी, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, एलआईसी, इरडा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या इनको भी पीएसएल रखना होता है? नहीं, इन सबको पीएसएल की कोई सीमा या बाध्यता नहीं है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब होता है जो कंज्यूमर को सीधे लेन देन नहीं करती है पैसों का, और वो सीआरआर, एसएलआर रखने के लिए भी बाध्य नहीं है। एक्सिम बैंक तो भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैनेज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए लाया गया था। मुद्रा बैंक आपको पता ही है, मोदी जी लेकर आए, जिसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जो 3 प्रकार के लोन देती है गरीब व्यापारियों को: शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। उसके अलावा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो वित्त प्रदान करती है रियल एस्टेट को, मकान बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं उनके लिए। और नाबार्ड के बारे में तो अभी हम पढ़ चुके हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 12 जुलाई 1982 में शिवारामन कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर मुंबई में की गई थी। और भारत में 28 इसके ब्रांच है नाबार्ड के। भारत में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा पैसा देने वाला नाबार्ड ही है। तो ये जो एलआईसी, इरडा, एक्सिम, मुद्रा बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी है, उनके लिए प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। और इस बार प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब नेशनल बैंक यानी आरबीआई के द्वारा किन किन को पीएसएल के अंतर्गत पैसा देने की मांग जो है वो बैंकों से की गई है, और बैंक प्राथमिक क्षेत्र उधारी किन किन क्षेत्र के लोगों को देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे हेरा फेरी का एक सीन है, फोटो है। ये जो सुनील शेट्टी हैं वो उसमें एजुकेशन के लिए परेशान रहते हैं और उनको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होता है मूवी में। ये जो अपने बाबू भाई हैं, इनको एक्चुअल में इसलिए पैसा चाहिए होता है मूवी के अंदर क्योंकि उनको अपनी डेली रोजमर्रा की जीवनचर्या चलानी होती है और अपने घर को मेंटेन रखना होता है। गरीब है ये। और ये इधर अक्षय कुमार, इनको पैसा चाहिए होता है अपनी मां के इलाज के लिए। तो कुल मिला के ये जो तीनों ही लोग जिस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, वो सारी समस्याएं प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आती है। यानी एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, शिक्षा, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी इत्यादि के लिए प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का जो पैसा है वो बैंक किसी को उधार दे सकते हैं, वो 40% के अंतर्गत गिना जाएगा। और ध्यान रखना, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को या फॉरेन बैंक को 40% पैसा तो अपना देना ही है एक साल में पीएसएल के अंतर्गत, लेकिन मैक्सिमम 11% की ब्याज दर से। तो मिनिमम 40% पैसा कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक और फॉरेन बैंक को एक वित्तीय वर्ष में
देश के गरीब कमजोर वर्गों लोगों और क्षेत्रों को प्रदान करना होता है, जिसमें भी मैक्सिमम 11% की ब्याज दर वो लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब सेक्टर वाइज क्या रेशियो रहता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो भी पीएसएल के अंतर्गत 40% पैसा देश के और समाज के कमजोर वर्गों और क्षेत्रों को बैंक देते हैं, उसमें एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी होती है लगभग 18%। यानी पीएसएल का 40% हिस्सा अगर 100% मान लिया जाए तो उसमें कहां कहां किस किस को 40% पैसे को कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बैंकों के द्वारा। तो एग्रीकल्चर के लिए बोला गया है कि कम से कम 18% पैसा आप दीजिए एग्रीकल्चर में पीएसएल का। वीकर सेक्शन को 10%, माइक्रो एंटरप्राइजेस को 7.5% और बाकी सारी कैटेगरीज को 4.5%। यानी सबसे ज्यादा जोर दिया गया है एग्रीकल्चर और मजदूर, किसान, श्रमिक, एससी एसटी, महिला इत्यादि को। तो आप समझ गए होंगे टोटल हो जाएगा पीएसएल का 40%। तो ये सारणी या ये टेबल ये बताता है कि जो भारत सरकार के द्वारा 40% पैसा पीएसएल के अंतर्गत फिक्स किया गया है लैंडिंग के रूप में, उसका सेक्टोरियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा दिया जाता है 18% पीएसएल का। दूसरे नंबर पर वीकर सेक्शन आते हैं और तीसरे नंबर पर फिर आते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज और चौथे नंबर पर बाकी सब शामिल होते हैं। तो ये याद कर लेना, लिख लेना, समझ लेना। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये अभी तक नहीं पूछा गया कि 40% को कैसे कैसे बांटा गया है, तो ये प्रश्न आ सकता है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी व्यापार करने की सुविधा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और यह कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए। यानी वर्ल्ड बैंक जो हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है, जिससे यह पता चलता है कि कौन से देश में व्यापार करना अन्य देशों के लिए आसान है, उस रिपोर्ट में भारत की क्या हालत है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इसके बारे में सामने 2 बातें दे रखी है, उसमें से क्या सही है और क्या गलत है ये आपको बताना है बस। तो सही आंसर ऊपर टिक करना है। पहला, 190 देशों की सूची में भारत ने 67.23% स्कोर प्राप्त करते हुए 63वां स्थान प्राप्त किया है 2020 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। यह बिल्कुल सही है। यानी 190 देशों की सूची में भारत ने 67 स्कोर प्राप्त किया है इस बार, और उसके साथ ही 63वां स्थान भारत को मिला है 190 देशों की सूची में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत तेजी से सुधार करते हुए आगे बढ़ा है, यह ध्यान रखना है। दूसरा, सूचकांक में न्यूजीलैंड का पहला स्थान है। यह बात तो बिल्कुल सही है कि सूचकांक में पहला स्थान न्यूजीलैंड का है, लेकिन ये दूसरी बात जो ये कह रहा है कि सीरिया को अंतिम 190वां स्थान मिला है, यह गलत है। सीरिया को 190वां स्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में नहीं मिला है, यह मिला है सोमालिया को। सोमालिया, यहां पे आंसर है दोस्तों सोमालिया। तो सोमालिया ध्यान रखना है। तो दूसरा गलत हो जाता है और पहला सही है, तो इसका आंसर हो गया, इसका मतलब ए। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो यहां सामने आपके कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको देखना बहुत आवश्यक है ताकि हम आंसर निकाल पाएं, अगर इधर उधर घुमा फिरा के भी यूपीएससी प्रश्न पूछे तो। अब अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर 2019 को वॉशिंगटन में जो वर्ल्ड बैंक है, यानी वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आईएमएफ के साथ वर्ल्ड बैंक की स्थापना न्यू हैम्पशायर के अंतर्गत एक जगह है ब्रेटन वुड, वहां पे समिट स्थापित करके की गई थी। खैर, इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि 24 अक्टूबर 2019 को जो वॉशिंगटन स्थित विश्व बैंक है उसकी 17वीं रिपोर्ट पेश की गई, जिसका नाम रखा गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 190 इकोनॉमीज। यानी कंपेयर कर रहे हैं हम 190 देशों के इकोनॉमीज को कि वहां पे बिजनेस को कैसे रेगुलेट किया जाता है। यह थीम थी हाल ही में 17वीं रिपोर्ट जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, उसकी। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंतर्गत अगर हम देखें तो 190 देशों की सूची में न्यूजीलैंड का स्कोर है 86 और वो पहले नंबर पर है।
और न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर है 86.2 पे, उसके बाद हांगकांग का भी स्थान अच्छा है, और अगर बात करें साउथ कोरिया की तो इसका स्थान भी ठीक है 84 के साथ 5वां। लेकिन सबसे नीचे से जो टॉप कर रहे हैं वो देश है सोमालिया, 190वां स्थान है, इरिट्रिया, वेनेजुएला, यमन, लीबिया। यानी किसी ने सही बात कही है, शांति में विकास होता है, और जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं और मध्य एशियाई देश हैं उनका स्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में पीछे से पहला आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वहां पे शांति नहीं है तो कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, और वहां पे जो आतंकवादी घटनाएं, युद्ध जैसी परिस्थितियां बार बार पैदा होती रहती है, इससे वहां ना तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, ना मार्केट बूम पकड़ रहा है, और ना ही वह इतनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं कि उनका जो घरेलू करेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत हो सके और वो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ सके। तो एक वहां भी समस्या चल रही है। तो आपको पता चल गया होगा युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। एक बार मैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक वीकली पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई देश युद्ध करता है तो वो 20 साल पीछे चला जाता है। तो बहुत सारी बात लोग बोलते हैं कि चाइना के साथ युद्ध कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता कि आप किसी के साथ भी जाके युद्ध कर लीजिए, क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप अपने दोस्त बदल सकते हो, समय आने पर दुश्मन बदल सकते हो, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी ही काम आते हैं कई बार। तो जहां तक हो सके हमें दोस्तों के साथ और पड़ोसियों के साथ रिश्ता मैनेज करना चाहिए और दुश्मनों को माफ करना चाहिए। ये उनके लिए नहीं, हमारे हृदय की शांति के लिए होता है। खैर, अब बात करें डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में, तो भारत का जो स्कोर है वो 71 के साथ 63वां स्थान 2020 में अभी प्राप्त हुआ है। गत वर्ष भारत का जो स्थान था वो 77 था। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें चीन का स्थान काफी अच्छा है, 31वां, भूटान का 89वां, ठीक है। और बाकी अगर देखें आप तो बांग्लादेश का 168, नेपाल का 94, श्रीलंका का 99, और अगर हमारे चीर परिचित दुश्मन जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए पैदा हुआ है पाकिस्तान 108वां, यानी हम हैं 63 पे, पाकिस्तान हमसे लगभग 60-70 सीढ़ी नीचे 108 पे बिलोंग कर रहा है, 190 के नजदीक है वो, हम 190 से बहुत दूर है। तो जो टॉप मोस्ट है वहां पे बिजनेस करना आसान है, और जो नीचे की कंट्रीज है वहां पे बिजनेस करना मुश्किल है। चलिए खैर, अब विश्व बैंक समूह के द्वारा जब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पेश की जाती है तो इसका मतलब होता है कि उस देश में व्यापार करना आसान है और रेगुलेशन सरकार का कम है। निम्न रैंकिंग का मतलब होता है कि व्यापार के लिए परिस्थितियां सही नहीं है उस देश में। तो भारत पिछले 4-5-10 सालों से तेजी से इस सूची में आगे बढ़ रहा है, सुधार कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत में व्यापार करना लोगों को अब सही लग रहा है। खास करके 1991 की एलपीजी पॉलिसी के बाद तो हमने तेजी से डेवलपमेंट किया है, और मोदी सरकार जब से आई है और डिसइन्वेस्टमेंट लाए गए हैं, जीएसटी लाए गए हैं, और उसके साथ ही कई तरह के टैक्स सुविधाएं और टैक्स में सुधार किए गए हैं, तो लोगों का विश्वास वापस लौटा है। अगर लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं होता, तो हो सकता है हम 5 ट्रिलियन के सपने को भी 2030 तक पूरा कर लेते, जैसा मोदी जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत। और 2022 तक मोदी जी ने यह भी कहा है कि किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। तो यह भी हो सकता है कि हम अचीव कर सकते हैं, हालांकि यह दिवा स्वप्न की तरह है, लेकिन फिर भी। अब व्यापार सुगमता सूचकांक जो है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है, उसमें किन किन मानकों को अपनाया गया है, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके इन मानकों को पढ़ सकते हैं। इनके बारे में ध्यान देना होता है। यानी व्यवसाय शुरू करना कितना आसान है उस देश में। अगर आप निर्माण कर रहे हैं वहां पे जमीन लेकर, तो जमीन लेना और उस पर मकान और बिल्डिंग बनाना कितना आसान है। इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लेना कितना आसान है। जो आपका लोन है वो कितनी जल्दी सैंक्शन हो जाता है उस देश में। संपत्ति आपने कोई खरीदी है वहां जाके कंपनी खोलने के लिए, तो उसका पंजीकरण, रजिस्ट्री कितनी आसानी से हो जाती है। करप्शन तो नहीं है बीच में कहीं, लाल फीताशाही तो नहीं है, भाई भतीजावाद तो नहीं है। और अगर आप दिवालिया हो गए कंपनी खोलने के बाद, तो वहां पे आपका समाधान के लिए सरकार ने कौन सी संहिता बना रखी है, और जो टैक्स है वो कैसे हैं, कैसे पे करना है, क्या उनकी दर है। अल्पसंख्यक निवेश जो हैं, जो बाहर से आते हैं, उनके सिक्योरिटी को लेकर क्या प्रोविजन है, ये सारी बातें देखी जाती हैं। खैर, नेक्स्ट 7वां प्रश्न, RECP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समूह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 7वां प्रश्न जो है वो RCEP के बारे में है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक समझौता है
तो उसके बारे में ये प्रश्न दे रखा है। इसमें आपको सही आंसर पता लगाना है कि इसमें से सही क्या है, पहला सही है या दूसरा सही है। पहला कह रहा है कि 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं तथा इसके 7 अन्य भागीदारों के मध्य प्रस्तावित एक मुक्त व्यापार समझौता है। दूसरा कह रहा है कि आरसीईपी वैश्विक आबादी के 45%, वैश्विक व्यापार के 40% और वैश्विक जीडीपी के 30% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें दूसरा जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो ये पहला है वो गलत है। यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 6 है, इसको ध्यान रखना है आपको। खैर, अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है। इसमें जो आपका आंसर आ जाता है वो निकल के आता है बी, यानी केवल 2 सही है इसमें। चलिए, आरसीईपी क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। आरसीईपी ये एक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी है, यानी समूह है जिसके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी मुक्त व्यापार समझौता है कि आपस में हम आराम से व्यापार करेंगे और टैक्स की ज्यादा झंझट नहीं होगी। ऐसा कुछ देशों ने मिलकर जो समझौता किया है उसे आरसीईपी के नाम से जाना जाता है। अभी कितने देश हैं, तो स्टार्टिंग में 16 देशों के मध्य समझौता था, लेकिन बाद में भारत इसमें शामिल नहीं हुआ, तो वर्तमान में इसमें 15 देश शेष बच जाते हैं। इसमें 10 आसियान के देश हैं और उसके अलावा फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ये आरसीईपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसमें भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे 6 और देश शामिल हैं। तो आप कह सकते हैं कि 10 आसियान के 6 भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल है। टोटल 16 देश आरसीईपी में शामिल है, जिसके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है कि आराम से हम आपस में व्यापार करेंगे और उसमें करेंसी में सुविधाएं दी जाएगी, टैक्स में रियायत दी जाएगी और आवागमन के साधनों को सरल बनाया जाएगा और सरकार पूरा सपोर्ट करेगी व्यापारियों का, कंपनियों का। तो इसमें भारत ने हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में सिग्नेचर न करके इससे अलग हट गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो औपचारिक शुरुआत है आरसीईपी की वो 2012 में हुई थी कंबोडिया में। भारत के किसान एक्चुअल में आरसीईपी का विरोध करते हैं, क्योंकि किसानों को लगता है और देश के कंज्यूमर्स को भी कई बार लगता है कि आरसीईपी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे ही चाइना और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ हो जाएगा तो चाइना और जापान का जो सस्ता माल है वो हमारे पूरे खेतों और घरों में भर जाएगा और एक बाढ़ आ जाएगी आरसीईपी की वजह से सस्ते सामान की, और हमारे देश के जो किसान भाई है और जो छोटे मोटे उद्योग धंधे चलाने वाले व्यापारी हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि फिर लोग हमारे देश के महंगे लेकिन अच्छे सामान नहीं खरीदेंगे, सस्ते सामान की तरफ जाएंगे जो चाइना और जापान से आ रहे हैं, और हमारे देश का पैसा नव उपनिवेशवाद का शिकार होते हुए विदेश चला जाएगा और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना विकास नहीं होगा और आय की असमानता भी बढ़ेगी। इन सब चीजों की वजह से डर है, तो भारत सरकार ने साइन नहीं किया है, क्योंकि भारत सरकार का ये कहना है कि हम पहले लोगों को विश्वास में लेंगे, विपक्ष जो कांग्रेस है उसको विश्वास में लेंगे और उसके बाद में आरसीईपी के ऊपर समझौते पे हम साइन करेंगे। नेक्स्ट, यदि भारत यह समझौता संपन्न करता है और भारत इसमें जुड़ जाता है तो कुल विश्व की जो जीडीपी है उसका 25% हिस्सा इस आरसीईपी के अंतर्गत देशों में कवर होता है और विश्व के व्यापार का 30% हिस्सा इसमें कवर हो जाता है। इतने सारे देश इसमें जुड़े हुए हैं और 5 अरब की आबादी इसमें शामिल हो जाती है। विश्व की आबादी अभी लगभग 7 अरब के आसपास है, जिसमें से 5 अरब इतने देश कवर कर लेंगे, क्यों चाइना और भारत टॉप 2 देशों में है ही, सबसे ज्यादा आबादी हम ही लोगों की है। इसीलिए तो भारत सरकार चाहती है कि जल्दी से जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाए और उसके साथ ही भारत सरकार ये भी चाहती है कि जो समान नागरिक संहिता है उसके बारे में भी विचार कर रही है। और मोदी जी हो न हो 2024 से पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल और समान नागरिक संहिता जरूर ले आएंगे और इस पर भी प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है प्री में, मेंस में, कहीं पे भी याद जरूर कर लेना इसको भी, समान नागरिक संहिता के बारे में और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। और मेरा तो यहां तक कहना है कि जब जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जा रहा है तो सरकार को सीधे सीधे एक लॉ बनाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण का जो लॉ बनेगा उसमें, और ये करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे पैदा हुए उसे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उस व्यक्ति का कोई पासपोर्ट फॉरेन जाने के लिए नहीं मिलेगा और उसके ऊपर उल्टा जुर्माना भी लगाया जाएगा।
और हो सके तो उससे प्रति वर्ष टैक्स वसूल किया जाए। बहुत कड़ी चीजें लगा दी जाए, टैक्स, बच्चा हो गया तो तुरंत जुर्माना, हर साल टैक्स, नौकरी आरक्षण योजना और पासपोर्ट न मिले न बने, तो ऐसे करके लोगों में डर बैठेगा। और दो बच्चे, जब बच्चे कम बच्चे, दो ही अच्छे तो कम बच्चे पैदा होंगे तो देश की जनसंख्या जरूर कंट्रोल होगी। ऐसा नहीं कि आप जनसंख्या पैदा करते जाइए और फिर सरकार को बोलिए कि हम सबको नौकरियां दीजिए। अब सरकार एक साल में 1% गवर्नमेंट जॉब निकाल सकती है, 1.5% निकाल सकती है, लेकिन सबको नौकरी नहीं दे सकती। ग्लोबलाइजेशन का दौर है। मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर व्यक्ति की भी बात करते हैं साथ में। तो कहीं न कहीं हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हमारे घर की मांग को बढ़ाते हुए घर में स्वरोजगार की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन की जो पॉलिसी है उसको भी सही से देखना पड़ेगा। चलिए खैर, नेक्स्ट, इसके बारे में मैं सारी बातें बता ही चुका हूं, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न जो आपके सामने है उसकी बात करते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के संबंध में निम्न शब्दावलियों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। पहला, उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति HQLA ऐसी परिसंपत्तियां होती हैं जिन्हें तरलता संकट के समय आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा, तरलता कवरेज अनुपात LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके निवल नकद बहिर्प्रवाह के अनुपात में अत्यधिक तरल संपत्तियों की मात्रा को दर्शाता है। यह भी बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। अब आप में से जो बच्चा सोचना समझना चाहता है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो उन कंपनियों को कहते हैं जिनको CRR SLR रखना आवश्यक नहीं होता। उनके ऊपर प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, जिसके बारे में हमने हाल ही में पढ़ा है आज ही, उसकी भी बाध्यता नहीं होती, और जो शेयर मार्केट में जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में हाल ही में 2 शब्द सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज़पेपर में भी काफी प्रचलन में रहे थे, और वो 2 शब्द हैं HQLA यानी हाई क्वालिटी लिक्विडिटी असेट्स, और दूसरा शब्द है LCR यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। सबसे पहले आप में से जो बच्चा लिक्विडिटी के बारे में नहीं जानता, जो बच्चा तरलता के बारे में नहीं जानता, उसको मैं बता देना चाहता हूं कि लिक्विडिटी या तरलता का यहां पे क्या मतलब है। तरलता यानी लिक्विडिटी। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं साइंस में, तो हम ये कहते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो जो ठोस है वो निश्चित अनुपात में होता है, और उसको जोर लगाने पर लुढ़काते हैं या जोर लगाने पर फेंकते हैं तो आगे बढ़ता है। गैस कहीं भी आ जा सकती है, उसको महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता हालांकि। लेकिन अगर बात करें तरल पदार्थ की, तो तरल होना या लिक्विड होना यह बताता है कि उसको अगर आप जमीन पे गिराएंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये 2 गिलास हैं बच्चों, एक में पानी है और एक में शहद है। आप दोनों को गिराएंगे नीचे तो आपको पता चलेगा कि पानी फर्श पे गिरने के बाद तेजी से आगे जाता है, शहद धीरे धीरे आगे जाता है। शहद गाढ़ा होता है और इसके अणु ज्यादा पास पास में होते हैं, और पानी जो है वो ज्यादा तेजी से पतला होने की वजह से तेजी से बढ़ जाता है, आगे जाता है। यानी पानी में लिक्विडिटी ज्यादा है, शहद में लिक्विडिटी कम है। तो जिस प्रकार से तरल पदार्थों में तरलता या लिक्विडिटी होती है, उसी प्रकार से करेंसी में भी लिक्विडिटी होती है, और करेंसी एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में ट्रांसफर होकर तेजी से आपको चीजें खरीदवा सकती है। और यह लिक्विडिटी अगर ज्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी, और इसको बीच में रोक दिया तो फिर महंगाई घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब आप सोचेंगे सर कैसे, इसको हम महंगाई वाले टॉपिक में अच्छे से समझा देंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि आपका 500 रुपए का जो नोट है वो तुरंत आप लेके जाते हो किसी व्यक्ति के पास, होटल वाले के पास, और वहां से तुरंत खाना खा लेते हो। लेकिन वही आपके पास अगर सोना होता तो आपको होटल वाले से पहले किसी ज्वेलर के पास जाना पड़ता, और ज्वेलर वाला जो सोना लेके आपको पैसा देता, उसके बाद आप होटल में खाना खा सकते थे, क्योंकि होटल वाला सोना नहीं लेता है, उसको पैसा चाहिए। तो आप समझ गए कि लिक्विडिटी किसकी ज्यादा है, 500 रुपए की, सोने की तुलना में। सोने की लिक्विडिटी कम है। खैर, नेक्स्ट,
9वां प्रश्न, हाल ही में सरकार के द्वारा आवासीय क्षेत्र हेतु एक वैकल्पिक निवेश कोष का गठन 25,000 करोड़ रुपए में किया गया है, जिसमें निम्न में से कौन से संभावित लाभ भारतीय रियल एस्टेट को प्राप्त हो सकते हैं। यानी भारतीय रियल एस्टेट के उत्थान के लिए लॉकडाउन के काल में पूरी तरह वो जो डाउन हो गया है और मकान और बिल्डिंगें बिक नहीं रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि मकान और बिल्डिंगें अगर नहीं बिकेगी तो जो रियल एस्टेट में काम करने वाले रियल एस्टेट के व्यापारी है वो पैसा बैंक को दे नहीं पाएंगे बेचकर, तो बैंक दिवालिया हो जाएंगे, एनपीए बढ़ जाएगा, और बैंक दिवालिया हो गए तो उसमें जिनका पैसा लगा हुआ था वो कंज्यूमर भी दिवालिया हो जाएंगे, वो कंपनियां भी दिवालिया हो जाएगी, और भारत में मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट प्रभावित होगा नेगेटिव रूप से। और इसलिए भारत सरकार के द्वारा इन लोगों को बचाने के लिए हाल ही में वैकल्पिक निवेश कोष का गठन किया गया है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। 25,000 करोड़ रुपए में अब इससे क्या फायदा होगा इसके बारे में ये पूछ रहा है। पहला, वैकल्पिक निवेश कोष यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF, पहला, सीमेंट, स्टील, लोहा आदि क्षेत्रों का पुनरुद्धार होगा और देश में रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल सही भाई, जब आप रियल एस्टेट को पैसा दे रहे हो 25,000 करोड़ रुपए, तो मकान बनेंगे, बिल्डिंग बनेगी, रोजगार बढ़ेगा, स्टील, सीमेंट, लोहा इत्यादि का उस मकान और बिल्डिंग में यूज होगा, तो ये बात सही है। दूसरी बात, इसमें जो आवास खरीदार, रियल एस्टेट के व्यवसायी और परियोजनाओं को ऋण देने वाले बैंक है उसको फायदा होगा। बिल्कुल सही है। अब रियल एस्टेट के व्यापारी को फायदा होगा, परियोजनाओं को ऋण देने वाले जो बैंक है उनको पैसा मिल जाएगा सरकार की तरफ से, तो वो और पैसा रियल एस्टेट के व्यापारियों को दे पाएंगे। जो व्यक्ति होम लोन लेना चाहता है उसको पैसा देना चाहेंगे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो प्रश्न 9वां जो है उसमें C 1 और 2 दोनों पॉइंट सही है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, AIF के बारे में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा हाल ही में 25,000 करोड़ रुपए का एक वैकल्पिक निवेश कोष यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF स्थापित किया गया है। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या है इसके बारे में जान लीजिए कि यह कोष देश भर में अटकी हुई सस्ती मध्यम वर्ग आय वाली आवासीय परियोजनाओं को फिर से शुरू करेगा। यानी जब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीबों के पास पैसा नहीं आया लॉकडाउन में, और GDP तो नवंबर से ही कम चल रही है, रोजगार जा रहे हैं, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, आगे पता नहीं भविष्य में क्या होगा, तो जो परियोजनाएं लोगों की अटकी हुई है, लोग अपना जो होम लोन है उसको चुका नहीं पा रहे हैं, नया मकान खरीदने का मन नहीं बना पा रहे हैं, तो इसको रियल एस्टेट को बूस्टअप देने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए और रियल एस्टेट से जुड़े हुए आयरन, स्टील जैसे उद्योगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार के द्वारा वैकल्पिक निवेश कोष की स्थापना हाल ही में 25,000 करोड़ रुपए में की गई है। बिल्कुल सही। अब इसमें 25,000 करोड़ रुपए जो है उसमें से 10,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो केंद्र सरकार लगाएगी, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का, और बाकी SBI लगाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी SBI, LIC और भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इसमें पैसा लगा रहे हैं। वित्त मंत्रालय का 10,000 करोड़ रुपया यानी केंद्र सरकार का 10,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है वैकल्पिक निवेश कोष यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में 25,000 करोड़ में से, और 25,000 करोड़ में से बाकी का 15,000 करोड़ रुपया जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC का लगा हुआ है। दोनों का कितना कितना रेशियो ये मुझे कहीं मिला नहीं, तो मैंने आपको मोटा मोटी जो मिला वो बता दिया। चलिए, अब ये कोष कौन रेगुलेट करेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत में कैपिटल मार्केट को, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में सेबी को लीगल स्टेटस दिया गया, वो भारत के इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को रेगुलेट करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक और शब्द काफी प्रचलन में रहा है, उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो मैंने यहां नीचे लिख दिया है, एस्क्रो अकाउंट। अब ये एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि यार ये एस्क्रो अकाउंट है क्या। एस्क्रो अकाउंट एक वित्तीय साधन है जिसके तहत किसी संपत्ति या धन को अन्य दो पक्षों के मध्य लेन देन की प्रक्रिया पूरी होने तक दोनों की ओर से तीसरे पक्ष के पास रखा जाता है। यानी एस्क्रो अकाउंट किसे कहते हैं इसको समझिए। ये जो एस्क्रो अकाउंट है इसको समझते हैं। एस्क्रो अकाउंट, ए ने बी से कोई सौदा किया,
अब ना तो ए को बी पे भरोसा है ना बी को ए पे भरोसा है, तो ये दोनों क्या करते हैं, थर्ड पार्टी के पास जाते हैं जिसका नाम सी है, और ए और बी के बीच में जब तक सौदा होगा, ये ए और बी में से जो भी व्यक्ति पैसा चुकाना चाहता है सामने वाले को, वो पहले सी के पास अपना पैसा जमा करवा देगा, और जमा करवाने के बाद ए अपना सामान बी को दे देगा, ताकि बी का पैसा तो उसके पास पहले ही पहुंच गया है, और इसके बाद ए अपना पैसा वापस सी से ले लेगा। बीच में थर्ड पार्टी होती है, जिसको जब तक लेन देन पूरा नहीं हो जाता वस्तु और सेवा का, तब तक पैसा जो है जमा किया जाता है। ऐसे अकाउंट को एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। एस्क्रो अकाउंट थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ऐप जिसे आप कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, एस्क्रो अकाउंट। यहां से भी इस बार प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना एस्क्रो अकाउंट किसे कहते हैं। यानी दो लोगों के मध्य जब तक कोई डील फाइनल नहीं हो जाती, तब तक जो भी पैसा है वो थर्ड पार्टी के पास रखा जाता है, थर्ड अकाउंट में रखा जाता है, उसको एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। 10वां प्रश्न, शेयर स्वेप अनुपात के संबंध में सही कथन छांटिए। शेयर स्वेप अनुपात किसे कहते हैं, इसका आपको आंसर देना है दोस्तों। इसमें से क्या सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, इसका आपको आंसर देना है। तो शेयर स्वेप अनुपात वह लाभ का अनुपात होता है जो शेयरधारक को शेयर खरीदने से पूर्व प्राप्त होता है। यह गलत है, क्योंकि शेयर धारक यानी शेयर जो खरीदता है उस व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होता है उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड लाभांश कहते हैं, लाभांश कहते हैं, उसको शेयर स्वेप नहीं कहते हैं। ठीक है। दूसरा, शेयर स्वेप केवल ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए होता है, गलत, ये सबके लिए होता है। तीसरा, शेयर स्वेप जर्मन पद्धति है जो भारत में वर्तमान समय में नहीं है। तो पहली बात तो ये जर्मन पद्धति नहीं है, और दूसरी बात ये भारत में है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचता है चौथा डी, डी सही है। जब कोई कंपनी लक्षित कंपनी के शेयर धारकों को अधिग्रहण के लिए अपने शेयर जारी करके भुगतान करती है तो इसे शेयर स्वेप कहते हैं। यानी किसी रिलायंस नाम की कंपनी के द्वारा जब टाटा के शेयर खरीदे जाते हैं, तो ये जिस अनुपात में खरीदे जाते हैं और जिस अनुपात में रिलायंस का कब्जा टाटा की उस कंपनी पर होता है, वो शेयर स्वेप रेशियो कहलाता है। तो इसमें आंसर डी सही है बिल्कुल। तो इसमें डी ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये गलत है ना, इसको ऐसे ही समझना, डी सही है इसमें से। चलिए नेक्स्ट, 11वां, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नया हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड किस उद्योग के लिए आवंटित किया गया है। नया जो हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड है, 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि वो कौन से उद्योग धंधे के लिए लाया गया है। तो इसमें पहला है ऑटोमोबाइल के लिए, दूसरा है खादी, तीसरा बैंकिंग और चौथा ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें दोस्तों खादी उद्योग सही है, दूसरा सही है बी। इसमें खादी उद्योग के लिए एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है पेमेंट मेथड को लेकर। तो ये ध्यान रखना है, इस बार किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। खादी उद्योग के लिए हार्मोनाइज्ड सिस्टम है। अब ये शेयर स्वेप रेशियो जो हमने अभी पढ़ा था वो क्यों चर्चा में है, तो बैंकों का जब विलय हुआ तो आपस में शेयर स्वेप रेशियो का अनुपात लगाया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 10 बैंकों को भारत में विलय कर दिया गया और अभी वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विद्यमान हैं। नेक्स्ट, सांस, 12वां प्रश्न, सांस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। सांस, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आपने इंग्लिश को ध्यान से पढ़ा है और 2 बार सुन के समझा है तो आपको पता चल गया होगा कि सांस अभियान निम्न में से किसके लिए चलाया गया है। अब बच्चे सोचेंगे सर वनारोपण के लिए चलाया गया है, ऑक्सीजन के लिए, गलत। नाम में लिखा हुआ है न्यूमोनिया के लिए। तो ये किसके लिए चलाया गया है। ए, नवजात शिशुओं में जो न्यूमोनिया से होने वाली मौतें हैं उनको कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, सांस नाम का अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न, गीग अर्थव्यवस्था से निकट भविष्य में किन में से कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।
अब जिन बच्चों को गीग इकोनॉमी नहीं पता उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि गीग इकोनॉमी का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति कंपनी के इन हाउस में जाकर यानी उसके कैंपस में जाके काम न करे और फ्रीलांसर्स के तौर पे अपने घर से काम करे, ओला, उबेर या फिर अनअकैडमी जैसी संस्थाओं में जो लोग काम करते हैं वो गीग इकोनॉमी का हिस्सा है। जोमेटो गीग इकोनॉमी का हिस्सा है, यानी आपको कंपनी के अंदर नहीं जाना है, ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना है, आप अपने घर से कंपनी का काम करके दे सकते हैं, उसे गीग इकोनॉमी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपने घर से कंपनी का काम करके दिया है, तो यहां से प्रश्न बन सकता है, यहां से प्रश्न आ सकता है। अब ये कह रहा है कि गीग इकोनॉमी ठीक है, एक साथ व्यक्ति अपने घर से कहीं काम कर सकता है, अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर सकता है, ऑफिस आने जाने का समय और पैसा जो है इसकी बचत हो जाती है, तो इसके कई लाभ है, ये समझ में आता है। लेकिन गीग इकोनॉमी की चुनौतियां भी हैं या इसकी हानियां भी हो सकती है, तो वो क्या क्या है आपके हिसाब से, तो सोच के बताइए। ए, मौसमी बेरोजगारी, क्या ये हानि हो सकती है गीग इकोनॉमी की अगर हम घर से फ्रीलांसर्स के तौर पर स्वतंत्र रूप से किसी कंपनी का काम करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह आना चाहिए गीग इकोनॉमी कहते किसे हैं, और इस प्रश्न के आंसर के लिए आपको यह भी आना चाहिए कि मौसमी बेरोजगारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका क्या अर्थ होता है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई बेरोजगार व्यक्ति मौसम के आधार पर हो जाता है तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, यानी मौसम के आधार पर होने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी। अब आप सोचेंगे सर कैसे, भाई बहुत इजी है। इसको ऐसे समझिए कि जब हम हिंदू महीनों के हिसाब से देखते हैं तो 6 महीने हैं, जैसे शरद, शिशिर, हेमंत, वर्षा, सर्दी, गर्मी इत्यादि। लेकिन जब हम नॉर्मल आज के बच्चों की भाषा में और इंग्लिश महीनों के हिसाब से देखते हैं तो हम उसको 3 भागों में बांट लेते हैं। वर्तमान में कौन सी ऋतु चल रही है तो वर्षा, उसके बाद कौन सी आएगी तो सर्दी, उसके बाद कौन सी आएगी तो गर्मी। अब वर्षा ऋतु में कुछ लोग क्या बेच रहे हैं, छाता, लेकिन जब सर्दी आ जाएगी तो छाता नहीं बिकेगा, तब कंबल बिकेगा। तो जो लोग अभी वर्षा ऋतु में छाता बेच रहे हैं वो सर्दी ऋतु में कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाएंगे, जब तक कि वो कंबल का कारोबार शुरू नहीं कर देते। तो बीच में मौसम के आधार पर वो बेरोजगार हो गए, उसी कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। अब जो व्यक्ति सर्दी में कंबल बेच रहा है, स्वेटर बेच रहा है, रजाई बेच रहा है, वो व्यक्ति गर्मी में क्या बेचेगा, अपना धंधा चेंज कर देगा, सत्तू बेचेगा, आइसक्रीम बेचेगा, लस्सी बेचेगा, मट्ठा बेचेगा, दही बेचेगा। यानी मौसम के आधार पर व्यक्ति वापस बीच में बेरोजगार हो गया। ऐसी मौसमी बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पाई जाती है भारत में। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कि जब कोई किसान एक फसल को बोता है तो 5 लोगों की जरूरत पड़ती है, काटता है तो 5 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन बीच में 1 या 2 ही लोगों की जरूरत पड़ती है, तो बीच में 4-5 लोग 6 महीने 7 महीने के लिए बेरोजगार हो गए। इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। एग्रीकल्चर में यह भी होता है कि एक फसल को आज काट लिया गया तो कल के कल दूसरी फसल नहीं बोई जाएगी, 6 महीने 1 साल, और कई बार तो भारत में एग्रीकल्चर को मॉनसून का जुआ कहा जाता है। तो जब बारिश अच्छे से होगी और सही समय पे होगी तब फसल बोई जाएगी, तो बीच में 1-2 साल के लिए जब तक नई फसल वापस खेत में नहीं बो जाती किसान बेरोजगार हो जाता है। ये मौसमी बेरोजगारी है। हालांकि भारत सरकार ने जो मनरेगा जैसी योजना लाई उसमें मौसमी बेरोजगारी के शिकार लोग कम होते हैं, और जैसे ही काम नहीं होता खेतों में मनरेगा में जाके कम से कम साल में 100 दिन काम करके पैसा कमा लेते हैं। अब ये कह रहा है कि गीग इकोनॉमी के अंतर्गत क्या मौसमी बेरोजगारी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। गीग इकोनॉमी के अंतर्गत मौसमी बेरोजगारी आ सकती है दोस्तों। अब आप सोचोगे सर कैसे, तो भाई जब आप घर से काम कर रहे हो तो कभी आपको काम मिलेगा, कभी आपको काम नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने ही कुशल व्यक्ति क्यों ना हो। आप कंपनी के पास चले गए तो आप उसके परमानेंट वर्कर हो गए, लेकिन घर से काम कर रहे हो तो जब कंपनी को आवश्यकता होगी आपको बुलाएगी, आवश्यकता नहीं होगी तो घर में बैठे रहो, भूखे मर जाओ, कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। उल्टा कंपनी को फायदा है कि आपको न तो पेंशन देना है और ना ही आपके ऊपर लेबर लॉ लागू होता है, तो कंपनी को ज्यादा फायदा होता है, आदमी को भी होता है अगर परिस्थितियां ठीक रहे तो। खैर लॉकडाउन में तो यही चाह रहा है सब लोगों के पास, तो क्या कर सकते हैं। दूसरा, गीग इकोनॉमी डिप्रेशन और एकांत की समस्या पैदा करती है। बिल्कुल सही करती है। गीग इकोनॉमी डिप्रेशन और एकांत की समस्या पैदा करती है, यह भी सही है। तो ए भी सही है और बी भी सही है। अब आप बोलेंगे सर डिप्रेशन कैसे हो जाता है? भाई बहुत ईजी है। जब आप कंपनी के अंदर जाते हो, घर से बाहर निकलते हो तो 10 लोगों से मिलते हो, और ऐसा कहा जाता है कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। और जब आप घर से किसी कंपनी को काम करके दोगे तो घर में बैठे बैठे 100 बीमारियां लग जाएगी, ना तो एक्सरसाइज होगी, ना दिमाग रिलैक्स होगा।
और घर में आपने देखा होगा लॉकडाउन में परिवार के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है, उल्टा तलाक के केस बढ़ गए, तो समस्याएं और कई बार विपरीत हो जाती हैं। नेक्स्ट सी, अकुशल श्रम के लिए कम अवसर है। भाई जो काम करना नहीं आता ढंग से, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप का ज्ञान नहीं है, मोबाइल फिर ईमेल का ज्ञान नहीं है, वो अकुशल श्रमिक ज्यादातर घर से काम करके कंपनियों को नहीं दे सकता, ये एक समस्या है। अब ओला और उबेर वाला उस व्यक्ति को लेगा जिसको अच्छे से गाड़ी चलाना आता है, उसको थोड़ी लेगा जो गाड़ी ठोक देगा और उसके ऊपर और केस बन जाएगा। खैर, तो इसमें आंसर है उपयुक्त सभी चुनौतियां हैं, यानी सभी नेगेटिव पॉइंट्स हैं गिग इकोनॉमी के। चलिए नेक्स्ट 14वां प्रश्न, संविदा कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। पहला, अनुवाद नहीं, सॉरी, ये है अनुबंध, यानी संविदा कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अनुबंध कृषि भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को जानना है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। पहला, अनुबंध कृषि से एकल कृषि को प्रोत्साहन मिलता है, बिल्कुल सही। अभी क्या होता है मैं बता दूंगा। अनुबंध कृषि को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। बाजार जोखिमों से किसान को मुक्ति मिलती है, यह भी बिल्कुल सही है। और मॉडल कॉन्ट्रैक्ट कमिटी एक्ट 2018 से भूमि के स्वामित्व का अधिकार कंपनी को हस्तांतरित किया गया है, गलत है। यानी इसमें आंसर है 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। तो इसमें 1 सेकंड, ऑप्शन सही नहीं है, मैं ऑप्शन सही कर देता हूं, ठीक है। 1, 2 और 3 ये सही है, ठीक है, सही कथन। तीसरा ये सी सही है इसमें। अब आप सोचेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? वैसे तो आगे मैंने आपके लिए लाया हुआ है, चलो नहीं है शायद, मैं ही बोल के बता देता हूं। तो जिन बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में नहीं पता है उनसे मैं बात करना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अर्थ होता है कि जब कोई कंपनी किसी किसान के साथ समझौता कर लेती है और उसके खेत पर यह बताती है कि आप ये फसल बोओगे और उसकी कीमत पहले से तय कर देते तो उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे अंग्रेज भारत में नील की खेती करवाते थे हमारे किसानों से, हालांकि वो उनका पूरा शोषण करते थे और पैसा वैसा कुछ देते नहीं थे और अपने हिसाब से सारा काम करवाते थे और यहां से कच्चा माल खरीद कर लेके जाते थे। लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसी मिलों में इंग्लैंड से पक्का माल बनाकर हमारे देश में लेके आते थे। तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत जो है वो पूरी तरह से गरीब हो गया, फकीर हो गया। लेकिन ये जो नवीन हाल ही में संविदा कृषि का कॉन्सेप्ट चला है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट चला है, इसके बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि इसके अंतर्गत किसान और कंपनी दोनों मिलकर अपने एग्रीमेंट को साइन करती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है। कंपनी कहती है कि इस फल फूल सब्जी मसाले को बोइए और इस समय हमें वापस दीजिए, इस तरह का होना चाहिए हमारा फल फूल सब्जी मसाला, इस ब्रीड का होना चाहिए, इस बीज का उपयोग कीजिए। और किसान को पता होता है कि इसने जितना मुझे बोल रखा है पैसा, वो कंपनी मुझे उतना पैसा दे देगी। जैसे हाल ही में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा चला है गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसान लेडी रोसेटा की खेती करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत। अब आप बोलेंगे सर ये लेडी रोसेटा क्या होता है? एक्चुअल में ये आलू की वो किस्म है जो लेज और अंकल चिप्स वाले यूज करते हैं अपने यहाँ। लेडी रोसेटा की हल्की मीठी होती है और हल्की लाल कलर की होती है, रेडिश कलर होता है इनका हल्का। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है हिंदुस्तान में, और इसके लिए भारत में 2018 में हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लाया गया है। लेकिन उसमें यह कहा गया है कि जो जमीन होगी किसान की, उस पर स्वामित्व किसान का ही बना रहेगा, कंपनी को हस्तांतरित नहीं होगा। और साथ में उस एक्ट में यह भी कहा गया है कि जो कंपनी है वो किसान की जमीन पर कोई भी स्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगी। यानी ऐसे नहीं कि कंपनी को किसान ने अपनी जमीन दे दी खेती करने के लिए और पता चला कि कंपनी ने उसके बाद उसमें मॉल बना दिया और कंपनी ने कब्जा कर दिया। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये 2018 में लिखा है। और साथ में डिजिटल रूप में इनके डाटा को भी रखा जाएगा, कौन सी कंपनी के साथ किस किसान का कैसे एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, जब हम डिटेल में मेंस के लिए पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, जब आपसे यह पूछा जाए कि कृषि भारत में कौन सी सूची का विषय है,
तो ध्यान रखना, कृषि भारत में राज्य सूची का विषय है, लेकिन जब अनुबंध कृषि की बात आती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आती है, तो यह समवर्ती सूची या कॉन्क्रीट लिस्ट का विषय है। भारत में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है उसमें से कृषि राज्य सूची का विषय है, जिस पर राज्य अपने अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि या संविदा कृषि पर, ठेके की खेती पर, लेकिन अंत में केंद्र के कानून को ही वैलिड माना जाएगा अगर राज्य के कानून के साथ कोई भेदभाव होता है या कोई डिस्प्यूट होता है तो। खैर, नेक्स्ट। हाँ, यहां पे एक चीज और बता देना चाहता हूं, दो शब्दों में बच्चा बहुत सी बार परेशान रहता है और यूपीएससी यहां से प्रश्न भी पूछ चुका है। पहला, एक खेती का जो प्रकार है वो है मिश्रित कृषि। यहां से बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। और दूसरा बच्चा इस बात को लेकर कंफ्यूज रहता है कि सर मिश्रित कृषि समझ में आ गया, मिश्रित फसल किसे कहते हैं। तो ये भी यहीं पे समझ लीजिए। मिश्रित कृषि का मतलब होता है जब कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं, व्यक्ति के द्वारा, किसान के द्वारा, कृषि प्लस पशुपालन, यानी सबका साथ सबका विकास। पशुओं से जो बैल निकलता है खेतों में हल चलाने के काम आता है, और खेतों से जो चारा निकलता है पशुओं के खाने के काम आता है। और ऐसा करना भारत के किसानों की मजबूरी भी है, उष्णकटिबंधीय देश है हम, और कभी हमारे यहाँ ज्यादा बारिश आती है तो बिहार में कोसी नदी से बाढ़ आ जाती है। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शौक कहते हैं। अगर बाढ़ नहीं आए, सूखा पड़ जाए, तो राजस्थान के 60% एरिया की तरह हर 3 साल में एक बार सूखा पड़ जाएगा। अगर पानी ज्यादा बरसा तो फसल गल जाएगी, पानी कम बरसा तो फसल सूख जाएगी। तो किसान करे तो करे क्या? और इसी वजह से किसान ने सोचा कि फल फूल सब्जी मसाले हो ना हो, अगर हम पशु को पाल देते हैं तो डेयरी उद्योग के द्वारा तो हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। तो दोनों का एक साथ विकास किया जाता है। हालांकि अब जैसे जैसे हरित क्रांति के बाद खेतों में हल की जगह पर, बैलों की जगह पर मशीनों का उपयोग होने लगा, थ्रेसर और पंप सेट का उपयोग होने लगा, तब से ये कृषि और पशुपालन के बीच जो मर्जिंग थी वो कमजोर होने लगी है। खैर, नेक्स्ट, मिश्रित फसल। अगर हम मिश्रित फसल की बात करें तो इसका मतलब होता है एक ही खेत में एक ही समय एक से अधिक फसलों को बोना। जैसे गेहूं के साथ चना, चने के साथ सरसों। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि एक फसल थोड़ी ऊंची लंबाई वाली हो जैसे सरसों, और उसके साथ नीची लंबाई वाली फसल हो जैसे चना। यानी सरसों इतना लंबा होता है, उसके साथ आप यहां पे चना बो सकते हो नीचे। अब इसके कई फायदे होते हैं। किसान को एक ही खेत से 2 फसलें एक साथ मिल जाती हैं, और फसलों में कोई कीड़ा लगता है तो पूरे खेत में नहीं लगता है, वो दूसरी फसल तक जाके रुक जाता है, क्योंकि हर फसल का कीड़ा अलग अलग होता है। और उसके साथ ही किसान को कीमतों का भी भय नहीं रहता, क्योंकि चना अगर सस्ता हो गया तो सरसों से कमा लेगा, और सरसों का अच्छा रेट नहीं आया उस साल तो चना बेच के अपने इनकम को मैनेज कर लेगा। तो इसलिए मिश्रित फसल अच्छी मानी जाती है, और जहां हो सकती है वहां पे लोग इसको करते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर क्यों ना हो। नेक्स्ट, 15वां प्रश्न, वित्त आयोग के संबंध में सही कथन छांटिए। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, और राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है। क्या यह बात सही है? तो वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के बारे में यह 15वां प्रश्न जो है वो पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन भारत में आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल में एक बार किया जाता है। अभी 15वां वित्त आयोग जो है वो आया है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह है, तो चौथा भी सही है। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को देता है। गलत भाई, जब राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहा है तो अपनी रिपोर्ट भी किसे देगा? वित्त मंत्री को नहीं देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला सही है, चौथा सही है, दूसरा गलत है। तीसरा क्या कहता है? तो वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी होती है तथा इन्हें मानना न मानना सरकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। वित्त आयोग की पूरी रिपोर्ट मानना न मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो इसमें पहला, तीसरा एंड चौथा सही है। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट, वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिन बच्चों को नहीं जानकारी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, करंट अफेयर में भी पढ़ते हैं, और उसके साथ ही हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। तो किसी भी एंगल से इस बार प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से। अब वित्त आयोग के संबंध में ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 और 281 में इसके बारे में बताया गया है, और यह वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है, यानी इसकी सलाह मानना सरकार के लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है,
और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, जैसा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280(1) में कहा गया है। और संसद के पास शक्ति है कि वह वित्त आयोग के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन जारी करे। यह भारतीय संविधान का आर्टिकल 280(2) कहता है। ठीक है, अब इसमें है क्या, तो ध्यान रखना है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी वित्त आयोग में टोटल 5 मेंबर होते हैं। एक अध्यक्ष वो होता है जो लोक मामलों का ज्ञाता हो और जिसे अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, जैसे NK सिंह अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और 4 अन्य सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, प्रशासन और वित्तीय मामलों के जानकार हो। तो वित्त के मामले में जो वित्त आयोग गठित किया जाता है भारतीय संविधान के 280 आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में सलाहकारी निकाय के रूप में, ध्यान रखना है, उसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। चलिए, शक्तियां क्या है? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसको रखवाता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और इसमें स्पष्टीकरण का ज्ञापन भी रखवाना होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के बारे में जानकारी पूरी संसद को प्रदान की जा सके। और इसकी वित्त आयोग की रिपोर्ट को मानना न मानना सरकार के पक्ष में होता है, वो चाहे जैसा कर सकती है। ठीक है, चलिए, ये सब मैं बता चुका हूं वैसे भी। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 15वां वित्त आयोग जो अभी गठित किया गया है उसका कार्यकाल है 2020 से 2025 तक। 15वां वित्त आयोग, इसको ध्यान रखना है आपको। NK सिंह जो हैं वो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और बाकी जो 4 सदस्य हैं वो कौन कौन है 15वें वित्त आयोग के? तो यहां पे दे रखा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पहला, शक्तिकांत दास, भारत सरकार की पूर्व सचिव और वर्तमान में भारत के RBI गवर्नर है ये। डॉक्टर अनूप सिंह, वॉशिंगटन DC अमेरिका के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, अध्यक्ष हैं बंधन बैंक के। और डॉक्टर रमेश चंद्र नीति आयोग के मेंबर है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को भारत सरकार के द्वारा 2015 में नई दिल्ली में एस्टैब्लिश्ड किया गया था, जो भारत में अब 5 वर्षीय योजना न बनाकर 15 वर्षीय बनाएगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 3 भागों में उन योजनाओं को बांटा गया है। इनोवेटिव आइडियाज के लिए नीति आयोग लाया गया है। प्लानिंग कमीशन एक डर्रे पे काम कर रहा था, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। प्रश्न 16, उड़ान 4.0 योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना का ही एक संस्करण है या आगामी रूप है? तो बिल्कुल सही, यह उड़े देश का आम नागरिक जो योजना आई थी 2014 में, उसी का अगला संस्करण है। इसके अंतर्गत पूर्वी पश्चिमी घाटों के साथ साथ भारतीय बंदरगाहों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यह गलत है। तो पहला सही है। इसके अंतर्गत एक्चुअल में हिमालय, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, उड़ान 4.0 योजना हाल ही में इसको रिन्यू किया गया है, उड़े देश का आम नागरिक योजना को, जो 2014 में आई थी, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे मैं जो इंपॉर्टेंट है वो सारे करवा रहा हूं, सबको याद रखना और सबको और इंफॉर्मेशन जितनी कलेक्ट कर सको करने की कोशिश करना। वैसे मैं जितनी दे पा रहा हूं वो दे ही पा रहा हूं। 17, हाल ही में इंस्टेंट्स वस्तु विनिमय प्रणाली एक यूरोपियन देशों के द्वारा शुरू की गई है। इसमें निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना, इसमें स्वीडन, रूस शामिल नहीं है, रूस। अब ये इंस्टेंट्स वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं दोस्तों आपके लिए, कि इंस्टेंट्स फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, ईरान के साथ शुरू की गई एक वस्तु विनिमय प्रणाली है। और इसका उद्देश्य है कि डॉलर का उपयोग न करते हुए ईरान पर अमेरिका के द्वारा जो लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध है, इनको दरकिनार करते हुए ईरान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। यानी अमेरिका ने जब गुस्से में अपनी स्वार्थों, महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर हाल ही में ईरान के ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे सारे देशों के लिए, तो सारे देशों ने सोचा कि अब डॉलर में व्यापार नहीं कर सकते। तो जैसे प्राचीन काल के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत व्यापार करते थे, 10 किलो चावल दे दिया, 5 किलो गेहूं ले लिया, 10 बकरी बेच दी, उसके बदले एक हाथी ले लिया, उस हिसाब से तो हम व्यापार कर ही सकते हैं। तो ईरान से हम डीजल पेट्रोल मंगाएंगे और हमारे हथियार ईरान को दे देंगे, या फिर हमारे यहां से गेहूं चावल ईरान को दे देंगे उसके डीजल पेट्रोल के बदले में, गैस के बदले में। तो यह प्रणाली इंस्टेंट्स कहलाती है।
फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी इत्यादि के द्वारा ईरान के साथ इसको शुरू किया गया है। पेरिस में इसको पंजीकृत किया गया है और तेल की बिक्री के लिए मोस्टली ये लाई गई है। मैंने तो पहले ही बता दिया था आप लोगों को, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18, किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल होते हैं? ए, विदेशी परिसंपत्तियां, बी, स्वर्ण भंडार, सी, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, या डी, एसडीआर। दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है ई, यानी सभी शामिल होते हैं। सभी शामिल होते हैं, यानी किसी भी देश के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है जिसे फॉरेन करेंसी रिजर्व कहते हैं। हाल ही में भारत सरकार के पास आज तक का सबसे बड़ा 512 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा हो गया है। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? विदेशी परिसंपत्तियां, गोल्ड, आईएमएफ के पास जो हमारा रिजर्व रखा हुआ है वो, और आईएमएफ की करेंसी एसडीआर, यानी जो आईएमएफ की करेंसी है एसडीआर, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19वां प्रश्न, बेसल कन्वेंशन के संबंध में सही कथन छांटिए, यानी सही कथन कौन सा है इसको इसमें से छांटना है। बेसल कन्वेंशन के संबंध में यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो खतरनाक अपशिष्टों के लिए विभिन्न देशों में फैलने से रोकने का काम करती है। बिल्कुल सही। बेसल कन्वेंशन एक्चुअली में एक ऐसी संधि है जो अंतरराष्ट्रीय रूप से खतरनाक अपशिष्ट, चाहे वो प्लास्टिक से रिलेटेड हो चाहे किसी धातु से रिलेटेड हो, उसको एक दूसरे देश में लाने ले जाने को प्रतिबंध करती है और उसके निपटान की दिशा में कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी करती है। ठीक है, तो ये पहला सही है, बेशक उसी के लिए लाया गया था। अब दूसरा, यह संधि 5 मई 1991 को प्रभावी हो गई थी। 1991 को यह संधि प्रभावी हो गई थी, ये कह रहा है, जो बिल्कुल गलत है। यह संधि 1990 को प्रभावित हुई थी, 1990 को प्रभावी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, यह रेडियो एक्टिव अपशिष्टों के स्थानांतरण को शामिल नहीं करता है। सही है। चौथा, यह अमेरिका के हस्ताक्षर करने के बावजूद इसे लागू नहीं किया है। बिल्कुल सही है, अमेरिका ने बेसल कन्वेंशन पर सिग्नेचर तो कर दिए लेकिन इसको अपने यहां लागू नहीं किया है। तो इसमें से सही कथन क्या है? तो पहला, तीसरा और चौथा, सी, पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही कथन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, बेसल कन्वेंशन अच्छे से पढ़ लेना। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल होते हैं, बेसल कन्वेंशन होते हैं, रामसर कन्वेंशन, जीआई टैग, यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मैंग्रोव वन वगैरह हो गए, हाल ही में रेड डाटा बुक आई है उसके बारे में जरूर पढ़ लेना, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, हीनार्थ प्रबंधन को किस समय करना अर्थशास्त्रियों के द्वारा उचित माना जाता है? हीनार्थ प्रबंधन को किस समय करना अर्थशास्त्रियों के द्वारा उचित माना जाता है? ए, महंगाई, बी, मंदी, सी, निर्यात, डी, आयात प्रतिस्थापन। मंदी के समय। अब हीनार्थ प्रबंधन होता क्या है? तो इसको दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब आप बोलेंगे सर ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? तो दोस्तों हीनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है और मांग, उत्पादन, रोजगार घट जाते हैं, तो इस मांग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जब वहां की सरकारों के द्वारा अपने देश के सेंट्रल बैंक को बोलकर अतिरिक्त मात्रा में करेंसी छपवाकर हेलीकॉप्टर मनी के रूप में अर्थव्यवस्था में पैसा डाला जाता है ताकि मांग बढ़े और मांग से उत्पादन बढ़े और उत्पादन से रोजगार बढ़े और किंचियन इकोनॉमी लागू होकर धीरे धीरे जीडीपी बढ़े और अर्थव्यवस्था मंदी से निकल जाए, तो इसे हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। तो जैसे ही ज्यादा पैसा सरकार खर्च करती है अपने सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा नई करेंसी छापकर, तो मंदी दूर होने लगती है क्योंकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा जाता है विकासात्मक कार्यों में और रोजगार बढ़ता है, मांग बढ़ती है और मांग, उत्पादन, रोजगार बढ़ते बढ़ते एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मांग से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन से रोजगार, फिर वापस रोजगार से मांग, मांग से वापस उत्पादन, उत्पादन से वापस रोजगार, और ये तीनों बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था से मंदी दूर होने लगती है, जीडीपी बढ़ने लगता है। अब मंदी वाला कॉन्सेप्ट में 4-5 घंटे तक पढ़ाता हूं, डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो वो भी बातें आपको बताई जाएगी। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी।
और मैं ये भी बताऊंगा कि आरबीआई ज्यादा मात्रा में नोट क्यों नहीं छापती है, लिक्विडिटी ऑफ मनी से महंगाई कैसे बढ़ती है, स्टेगफ्लेशन किसे कहते हैं, अभी वर्तमान में मंदी क्यों नहीं आ रही है या आ गई है तो कब मानी जाती है। जैसे 90 दिन तक, सॉरी, अगर 2 क्वार्टर तक यानी 6 महीनों तक अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी घटती चली जाए तो उसे हम मंदी वाला देश घोषित करते हैं। अभी भारत में 1 क्वार्टर आया है अप्रैल तक, मार्च अप्रैल मई, उसके बाद 1 क्वार्टर और चल रहा है अभी जुलाई अगस्त सितंबर। तो जब तक इसके आंकड़े नहीं आ जाएंगे हम नहीं कह सकते कि हाँ भाई मंदी आई कि नहीं आई। तो 6 महीने तक लगातार जब किसी देश की जीडीपी कम होती है 2 क्वार्टर तक 3-3 महीनों के, तो हम उसे मंदी वाला देश घोषित करते हैं। तो भारत में अभी मंदी आ रही है, घोषित नहीं हुआ है, घोषित अब हो जाएगा जब हमारी जीडीपी कम हो जाएगी। वैसे आ गई है मंदी, अगर देखा जाए तो ऑफिशियली रूप से अनाउंस होना बाकी है। तो आई होप माई सेल्फ BL त्रिवेदी, और मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी 2014 में, IAS का इंटरव्यू दिया था। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हिस्ट्री और पब्लिक एड मेरे ऑप्शनल थे, और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।